नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आज बात करेंगे मोदी के महा पैकेज की, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज स्पेशल पैकेज की आखिरी किस्त पेश की, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 7 सेक्टर्स के लिए राहत दी। फिर आपको बताएंगे राजस्थान समेत देश का कोरोना ग्राफ। साथ ही बात करेंगे सीमा पार से आए नापाक टिड्डी के आतंक की, जिससे प्रदेश के कई जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। और आखिर में बताएंगे पानी की किल्लत को लेकर नाराज ग्रामीणों ने टंकी पर प्रदर्शन किया। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोदी के महा पैकेज की, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 5वीं और आखिरी किस्त पेश की। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार का यह रोड मैप है, जिसे उन्होंने साझा किया। उन्होंने इस किस्त में हेल्थ, एजुकेशन और मजदूरों के अलावा कंपनियों को बड़ी राहत दी। जो बड़ी बातें रही इस दौरान वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ का फंड दिया गया है। टेस्टिंग लैब और किट के लिए 550 करोड़ खर्च होंगे। कोरोना की लड़ाई में राज्यों को 4,113 करोड़ दिए गए हैं। कोरोना संकट में लोन डिफॉल्ट पर राहत दिया जाएगा। शिक्षा में डिजिटल सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए 12 नए चैनल शुरू होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ई पाठशाला में 200 नई किताबें जोड़ी गई हैं। ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। 40,000 करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट। ग्रामीण उत्पादन बढ़ाने के लिए मनरेगा पर जोर रहेगा। वो देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, उसमें यह भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की। वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया। रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ परसेंटेज ज्यादा इसमें जनरेट होंगे, और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहां से प्रवासी मजदूर वापस गए, उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक, और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। पीएम ई विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ई कंटेंट और क्यूआर कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है। इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर भी एक नई नीति की आवश्यकता है,
जिससे हम ये तय कर पाएं कि एक लिस्ट हो जहां पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता दें, जहां पर टंकी से ग्रामीण अब नीचे उतर आए हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण मान गए और अब पानी की टंकी पर जो लोग चढ़े थे वो नीचे उतर आए हैं। दरअसल पानी की किल्लत से नाराज ग्रामीण छत्तरगढ़ वार्ड नंबर 9 के ये सभी लोग जो कि पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, पानी की समस्या से ये सभी परेशान लोग, और अधिकारी जब मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाया बुझाया तब जाकर के ये सभी ग्रामीण जो हैं वो पानी की टंकी पर से नीचे उतर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी ग्रामीण जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे और इसी वजह से पानी की टंकी पर चढ़ गए और समझाने बुझाने के बाद अब सभी नीचे उतर आए। बड़ी खबर आपको बताएं, लंबित भर्तियों को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। लंबित भर्तियों को लेकर सीएम गहलोत बैठक ले रहे हैं। सीएम गहलोत विभागवार लंबित भर्तियों की समीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। डीओपी, चिकित्सा, महिला बाल विकास, आरपीएससी सचिव सहित प्रमुख विभागों के अफसर इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़े हैं। तो लंबित भर्तियों को लेकर बेहद संजीदा और गंभीर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसी को लेकर इस वक्त एक बैठक वो कर रहे हैं। गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी के साथ। गोवर्धन, लंबित भर्तियों को लेकर बैठक चल रही है इस वक्त। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने जो प्रमुख विभाग है उनके अफसरों के साथ में ये बैठक बुलाई है कि जो विभागवार भर्तियां जो लंबित हैं और तत्काल जिन भर्तियों को, जिन पदों को भरा जाना जरूरी है उसको लेकर के वो विभागवार ब्यौरा ले रहे हैं, और आगे किस तरह से इन भर्तियों को किया जाना है, किस फेज मैनर में ये काम हाथ में दिया जाना है, उसको लेकर के पूरी विवेचना इस मामले में चल रही है। खासकर जो फोकस इस बार जिन भर्तियों पर रहना है, मेडिकल महकमा है, वो उसमें भर्तियां समय पर कि पद भरे जाने बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड से मुकाबला करने के लिए ये 4-5 जो विभाग हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनमें से मेडिकल इनमें महत्वपूर्ण है। चाहे डॉक्टरों की भर्ती हो, चाहे नर्सिंग कर्मियों की भर्तियां हो, वो उन प्रोसेस में है, तो उन भर्तियों को जल्दी से जल्दी किए जाने को लेकर के भी डायरेक्शन इस बैठक में दिए जाने हैं। इसके साथ साथ महिला बाल विकास हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस हो, इनमें भी कुछ भर्तियां की जा रही हैं, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री विभागवार और भी जो विभागों की भर्तियां हैं उनको लेकर के डायरेक्शन आज की बैठक में इस वीसी के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल ये बैठक चल रही है और विभागवार जो पदों का और भर्तियों का है वो ब्यौरा मुख्यमंत्री से भी अफसरों से दे रहे हैं। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बूंदी शहर के बाईपास रोड के संथूरर नाके पर मौजूद शराब की दुकान में बदमाशों ने लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट के इरादे से आए बदमाशों ने रघुराज सिंह नाम के चौकीदार की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी और शराब की 8 पेटी लूटकर फरार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर एसपी शिवराज मीणा के साथ कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने मौके का मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कोरोना काल में भी कई लोग मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। भरतपुर के बयाना में मुनाफाखोर दुकानदार लॉकडाउन के दौरान गोदामों से ही ऊंचे दामों पर माल बेचकर
प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी एसडीएम को भी दी, लेकिन एसडीएम साहब हर बार जांच का आश्वासन की घुट्टी पिलाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। गहलोत सरकार की ओर से झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में बनाई गई लैब के उद्घाटन पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद नरेंद्र खीचड़ के फीता काटकर लैब के उद्घाटन करने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष ताराचंद सैनी ने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने नरेंद्र खीचड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना संकट में जनता की कोई सहायता नहीं करने वाले सांसद अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजेगा। कोविड-19 टेस्टिंग लैब आई, उसका उद्घाटन हमारे जिले के सांसद महोदय ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेरा विरोध सांसद महोदय ने उद्घाटन किया इस बात से नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे सांसद महोदय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष और झुंझुनू जिले की जनता के लिए उन्होंने क्या दिया? एक पैसा भी उन्होंने अपने सांसद निधि से अगर झुंझुनू की जिले की जनता को उन्होंने दिया होता तो वो नैतिक अधिकार रखते इस मशीन का उद्घाटन करने का। इस मशीन को राजस्थान सरकार ने 2 करोड़ 75 लाख रुपए लगा करके और यहाँ स्थापित करवाया है। भीलवाड़ा में टिड्डी दल के आने से किसानों के साथ साथ प्रशासन और कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। आसीन पाटन में कल तक दिखने वाला टिड्डी दल अब बनेड़ा से होते हुए रायला और शाहपुरा की तरफ कूच कर रहा है। यह दल हवा के साथ बराबर हवा की दिशा की ओर बढ़ रहा है। वहीं किसान अपने स्तर पर ढोल, नगाड़े और पूजा अर्चना करके इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनका मूवमेंट देख, ये टिड्डी में आपको बहुत नजदीक तरीके से ये पूरा इस जिस तरीके से भीलवाड़ा जिले में कल टिड्डी दल प्रवेश किया, इतनी खतरनाक संख्या में है कि लाख करोड़ ही नहीं अरबों की संख्या में है। जहाँ गिर रहा है वहाँ किसान की फसल को बिल्कुल चौपट कर रहा है। रात को इनका मूवमेंट रायला के पास ईरास, खारडा, खारडी गांव, ये माधोपुर, जोधड़ा से खारडी इसके पास था। ये टिड्डी दल यहाँ पे अपना डेरा डाला है, उसको हमने पूरी रात दवाई हम छटवा रहे हैं, क्लोरोपाइरीफास का स्प्रे सब जगह करवा रहे हैं। और अभी भी जो है हमने लोकस कंट्रोल दल के साथ में अभी हम सब जगह मतलब दवाई छटवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। स्वतंत्र भारत में के इतिहास में पहली बार टिड्डी, इतना बड़ा टिड्डी दल है, ये करीब 10 किलोमीटर एरिया में है, जो कि इनानी खेड़ा, जोधड़ास, पूरे सरेड़ी बांध का जो पेटा क्षेत्र है वो। प्रवासी श्रमिकों के लिए कांग्रेस ने बसें भेजी हैं। अलवर और भरतपुर ये बसें भेजी गई हैं और यहां से यूपी बिहार के श्रमिकों को घर छोड़ने के लिए इन बसों को भेजा गया है। बसों से ये प्रवासी श्रमिक जो हैं वो यूपी और बिहार अपने घर के लिए रवाना होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मरुधरा का देसी फ्रिज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बारां कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने शाहबाद से लगी मध्य प्रदेश की सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही का भी जायजा लिया और अधिकारियों को वाहन सहित भोजन और पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी श्रमिक सड़क पर पैदल नहीं चले, यह सुनिश्चित होना चाहिए।
प्रणव दास शाह जी में जैसे आपको जानकारी है कि महेंद्र नामक एक व्यक्ति कल पॉजिटिव आया था, मतलब हमने मोबिलिटी कर दी है। 67 लोगों के हमने सैंपल उठाए, कल तक उसके परिणाम आएंगे तो आपको जानकारी देंगे। शाहबाद बॉर्डर तक आज हमने निरीक्षण किया है और कस्बा थाना में जाकर खुशी हमने देखा है कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जिले में सड़कों पर कोई भी दूसरे राज्य का श्रमिक पैदल नहीं चल रहा। एक जिले से दूसरे जिले में बिना पास आवाजाही की छूट मिलने के बाद बारां जिले में बड़ी संख्या में लोग घर वापस लौट रहे हैं। ये लोग दूसरे जिलों में करीब 50 दिनों से फंसे हुए थे। दूसरे जिले से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाता है। एक जिले से दूसरे जिले में लोग सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही आ जा सकते हैं। दूसरे जिले से जो लोग आ रहे हैं वो बारां में रहना चाहते हैं, तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार उनको होम क्वारंटाइन कराया जा रहा है। और जो लोग 2, 5, 8 घंटे के अंदर अपना काम करके वापस अपने स्थान पर जाना चाह रहे हैं, उनकी हमारे द्वारा एक रजिस्टर संधारित किया जा रहा है। उसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा जाता है और वो काम करके वापस जाते हैं तो वो अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर कटवा कर जाते हैं। कोटा में किसानों की ओर से लगाई जा रही अस्थायी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। यह मंडी शहर में पटरी पार इलाके चंद्रेश्वर रोड के पास लगाई जा रही है। यहां पर रोजाना शाम को लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसान मोटरसाइकिल पर सब्जियां लेकर पहुंचते हैं और बाजार लगाते हैं। वहीं कोटा में लॉकडाउन पर गाइडलाइन के बाद अब रोज लोग कचौरी का स्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। करीब 2 महीने बाद बाजार में रौनक लौटने लगी है। मौका मिलते ही लोग बाजार का रुख कर रहे हैं और अपने पसंदीदा जायके का मजा उठा रहे हैं। कोटा कोचिंग, कचौरी और कोटा साड़ी के लिए जाना जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये सब चीज़ें पूरी तरह से प्रभावित है। लेकिन अब जैसे ही थोड़ी सी ढील मिली है तो लॉकडाउन की गाइडलाइन नहीं आई है, उसके मुताबिक अब ये रफ्तार, ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो लौटने लगी है। कचौरी की दुकानों पर लोग पहुंचने लगे हैं और उसका जायका, जिससे वो काफ़ी लंबे समय से महरूम थे, अब वो जायका भी लेने लगे हैं। जी, बहुत दिनों बाद कचौरी आपको मिल रही है, कैसा लग रहा है और अब किस तरह से, क्योंकि लंबा वक्त हो गया लॉकडाउन को? भाई कचौरी, कोटा की कचौरी बहुत फेमस है और आज बहुत दिनों के बाद कचौरी खा के और टेस्ट, मतलब थोड़ा टेस्ट चेंज हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा खुला खुला माहौल लग रहा है बाहर का, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बिना कचौरी के रहे, अब कैसा लग रहा है? कचौरी मिल गई आपको? सर 55 दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन में राहत मिले, कब दुकानें खुले, कब व्यापार चले। दिल्ली के लोधी रोड स्थित साईं मंदिर इन दिनों इंसानियत की बड़ी मिसाल कायम कर रहा है। पिछले 52 दिनों से साईं मंदिर समिति की ओर से गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। दिल्ली में 10 जगहों पर साईं मंदिर समिति की तरफ से भोजन बांटा जा रहा है और 2000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। समिति ने संकल्प लिया, जब तक लॉकडाउन है तब तक गरीबों को खाना बांटा जाएगा। हमारे संवाददाता खुर्रम शहजाद ने इस बारे में साईं मंदिर समिति के लोगों से बात की। लॉकडाउन का दौर जारी है, लेकिन इस बीच इंसानियत भरी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। धार्मिक संस्थाएं हो या धार्मिक जगह हो, हर जगह से लोगों के लिए, इंसानों के लिए न सिर्फ खाना बांटा जा रहा है बल्कि मदद की जा रही है। ऐसी ही एक जगह है साई समिति प्रसादम, लोधी रोड। यहाँ पर जो आप लोग काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप लोगों ने सारा काम करना शुरू किया? हम लोगों ने 52 डेज से हम लोग कर रहे हैं इस काम को, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों के तक खाना पहुँचे। और हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स टीम है जो ये अलग अलग लोकेशन में जाते हैं और अलग अलग लोकेशन में जिसको जो एरिया मिला हुआ वहाँ जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
कितने लोग हैं जिनको आप खाना रोज़ाना तकसीम करते हैं? कितनी लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ जाना होता है? हमारी लोकेशंस हमने 4-5 लोगों ने बांटी हुई है। जैसे मैं साउथ दिल्ली का एक पार्ट देखता हूँ, ये साउथ दिल्ली का इधर का पार्ट देखते हैं। ऐसे करके हम 4-5 लोकेशंस हैं। उन लोकेशन में जा जाकर हम कम से कम 1500 से 2000 बंदों को हम खाते हैं। और इसमें बच्चों का हम अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कभी पैटीज़ हो गई, कभी बंस हो गए, कभी पेस्ट्रीज हो गई, तो ऐसे करके बच्चों का अलग है और बड़ों के लिए हम अलग से वो करते हैं। ड्रिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए डॉक्टर अरविंद जायसवाल ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। डॉक्टर अरविंद जायसवाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख राशि एकत्रित कर जरूरतमंदों और पशु पक्षियों के लिए खाना, मेडिकल किट वितरित करवाए। साथ ही उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। आपको बता दें, डॉक्टर अरविंद जायसवाल को सामाजिक कार्य करने पर कई संस्थाओं ने उत्कृष्ट कार्य करने पर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र, मानव सेवा सम्मान, प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।